इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ईएमएफ स्पेक्ट्रम। आप अगर अपना क्या कहते हैं सिलेबस देखोगे तो उसमें आपको ये टॉपिक नजर आएगा। टॉपिक बहुत छोटा सा है और बहुत सिंपल सा है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, इसको साथ साथ कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेसिकली रेफर करता है इस बात को कि हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली आर ऑल वेव्स। जो आपको याद होगा, व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ विद वेव्स सेक्शन, वी टॉक्ड अबाउट वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक होती थी मैकेनिकल वेव विच नीडेड अ मीडियम, और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डजंट नीड अ मीडियम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पूरा एक क्या कहते हैं चैप्टर बनाया हुआ है उन्होंने हमारे सिलेबस में। उन वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं जो चलने फिरने के लिए किसी मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं होती, जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती हैं विदाउट एनी मीडियम। किसी मीडियम के बगैर वो चली जाती हैं जगह से दूसरी जगह। उनको जाने के लिए किसी मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती, वो बगैर मीडियम के जा सकती हैं। ये सबसे अच्छी एग्जाम्पल होती है लाइट। ये सबसे ज्यादा अच्छी एग्जाम्पल है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आता क्या क्या है? वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको याद होना चाहिए ये चीजें। ये वेव्स आती है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल वेव्स, अल्ट्रा वायलेट वेव्स, देन वी हैव एक्स रेस एंड गामा रेस। ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, इसको याद रखने के लिए जो मैं एक बच्चों को सेंटेंस रेफर करता हूँ कि वो याद कर लें, वो देख लें, तो दैट इज रियल मैड्रिड इज वेरी यूनिक इन एक्स्ट्रा रूट्स। आपने जैसे बेटा याद रखना है आप वैसे याद रखो। रियल, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेस, गैमा। रीजन है इसके, ये इसी ऑर्डर में याद रखना है। ऐसे नहीं कर सकते कि वी कैन फ्लिप देम अप। वी कैन नॉट फ्लिप माइक्रो अहेड ऑफ रेडियो। रेडियो कम्स बिफोर माइक्रो, because as you move from radio, micro, infrared to all the way gamma rays, what happens? Wavelength decreases and frequency increases। ठीक है, ये होता है। अच्छा, इन सब की जो स्पीड होती है दैट इज सेम कांस्टेंट 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर्स पर सेकंड, जो लाइट की स्पीड होती है। एंड दे आर ऑल ट्रांसवर्स वेव्स। ये तीन क्वेश्चन है जो एग्जामिनर्स फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। वो आपसे ये बार बार पूछ रहा होता है। एक तो वो ये पूछ रहा होता है कि इस स्पेक्ट्रम को कंप्लीट कर दो। उसमें वो रेडियो दे देता है, सर्टेन टाइम्स विजिबल गायब कर देता है, सर्टेन टाइम्स अल्ट्रा वायलेट गायब कर देता है, एक्सरे गायब कर देता है, तो आपको फिल इन करना होता है। तो ऑर्डर में आपको ये याद रखना है। दूसरा ये याद रखना है कि जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो गैमा की है, क्योंकि इस ऑर्डर में वेवलेंथ कम हो रही है, और जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो रेडियो वेव्स। इसी तरह से जो शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी है या लार्जेस्ट, सॉरी शॉर्टेस्ट नहीं, लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है वो गैमा की होगी, और जो शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो रेडियो की होगी, सबकी स्पीड से। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अच्छा, इसके अलावा सर्टेन टाइम्स जब एग्जामिनर बहुत प्यार मोहब्बत में नंबर देने में इंटरेस्टेड होता है ना, तो वो ये कह रहा होता है कि चलो मैं बच्चों से ना एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। वो क्या क्वेश्चन पूछता है? वो ये कहता है कि इसकी ना एप्लीकेशन बताओ। बताओ रेडियो वेव्स कहाँ यूज होती हैं। तो भाई सीधी सी बात है, रेडियो वेव्स रेडियो में यूज होंगी ना। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज होती हैं, रेडियो सिग्नल्स में यूज होती हैं। अब आप लोगों ने, आप जेनजी हो, आप लोगों को रेडियो की कोई मतलब अहमियत का अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि आप लोग तो रेडियो वाली और वो हो ना जनरेशन हो। तो एफ एम ई एम होते थे पुराने जमाने में, फ्री होते थे, अभी भी हैं। तो अब उसकी कोई इतनी ज्यादा वेटेज नहीं है। तो ये सारी की सारी रेडियो वेव्स होती हैं जो ये कम्युनिकेशन कर रही है। ठीक है, इसी तरह से जो पुलिस अपने नेटवर्क्स को चला रही होती है वॉकी टॉकीज के ऊपर, या कोई वाईफाई सिग्नल्स हैं जो एक एरिया में बूस्टर्स के थ्रू कम्युनिकेट हो रहे होते हैं, वो सारे रेडियो वेव्स। ठीक है। माइक्रोवेव्स बेसिकली माइक्रोवेव के अंदर यूज होती है, जो कुकिंग के अंदर हेल्प करता है। और सर्टेन टाइम्स जो हाई स्पेस ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट्स, जीपीएस सैटेलाइट्स, जो अर्थ के स्ट्राटोस्फेयर से बाहर हैं, बहुत ऊपर है, ओजोन लेयर के अंदर है, वहां पे हम माइक्रोवेव्स यूज कर रहे होते हैं। इंफ्रारेड वेव्स बेसिकली हीट पाथ्स में यूज होती हैं, जो जहाँ पे जैसे आपको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था कि आप एक मतलब छुट्टियां मनाने समर वेकेशंस की आप लंदन में चले गए।
तो वहाँ पे तो उस वक्त टेम्परेचर होगा 10 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ पे लोग ना हीट बाथ ले रहे होते हैं, इंफ्रारेड बाथ्स ले रहे होते हैं वो लोग। तो इंफ्रारेड वेव्स आर बेसिकली हीट वेव्स, हीटिंग के लिए यूज होती है। जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनको भी वो ब्लू लाइट इंफ्रारेड वेव्स में रखते हैं, ताकि उनकी जो बोन्स हैं वो थोड़ा वाइटामिन एब्जॉर्ब करें, थोड़ा स्ट्रांग हो, सिंथेसिस हो, उनके टिश्यूज जो है वो स्ट्रांग हो, ये सब कुछ हो रहा होता है। विजिबल वेव्स वो होती हैं जो हमें नजर आ रही होती हैं भाई। और विजिबल की कहानी थोड़ी और भी जबरदस्त है, कि विजिबल वेव्स में पूरी रेनबो होती है। दिस इज विबग्योर। ये भी बड़े मजे की चीज है, ये भी याद रखनी है कि विद इन विजिबल देयर आर 7 डिफरेंट वेव्स। वायलेट वेव, इंडिगो वेव, ब्लू वेव, ग्रीन वेव, येलो वेव, ऑरेंज वेव, रेड वेव। और इस स्पेक्ट्रम में अगर मैं इसको लाइन अप करूंगा तो मैं इस तरह से लाइन अप करूंगा, रेड यहाँ लिखूंगा और वायलेट यहाँ लिखूंगा, बीच में पूरा विबग्योर लिखूंगा, BGYOR। तो बेसिकली इंफ्रारेड आपको समझ में आएगा, रेड से पहले वाले को कहते हैं। और अल्ट्रा वायलेट बेसिकली जो है वो विजिबल के बाद वाले को कहते हैं। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम इस तरह से होता है। इसमें फिर हम ये कहते हैं कि अगर इनमें देखा जाए, एज वी आर गोइंग दिस वे डाउन, तो रेड की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है, और वायलेट की जो वेवलेंथ है वो कम होती है। ये बड़े मज़े की चीज़ है, यहाँ पे डिस्कशन में आ रही होती है। और ये हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्पर्जन पढ़ेंगे, वहां पे भी हम ये देख रहे होंगे, तो वहां पे भी आपको ये नजर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अल्ट्रा वायलेट वेव्स, विजिबल का और कोई काम नहीं, विजिबल हमें दिखाने में हेल्प करती है और सिर्फ रेनबो होती है, और विजिबल से हम कुछ भी नहीं करते। अल्ट्रा वायलेट वेव से हम क्या करते हैं भाई, अल्ट्रा वायलेट वेव से हम जो है ना वो सबसे अच्छी एग्जांपल मैं यहाँ पे, क्योंकि रिसेंटली डेंटिस्ट के गया था तो मैं आपको वो एग्जांपल दे देता हूँ। जो डेंटिस्ट भाई होते हैं ना, वो जो आपके मुंह में चीजें डाल रहे होते हैं, और वो फिर दूसरे बंदे के मुंह में डाल रहे होते हैं, फिर तीसरे बंदे के मुंह में डाल रहे होते हैं, फिर सारी सोसाइटी के मुंह में घुमा रहे होते हैं वो एक ही चीज पकड़ के। तो वो उसको उसको बेसिकली धो रहे होते हैं, उसको इक्विपमेंट को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से साफ कर रहे होते हैं, ताकि एक बंदे के मुंह के बैक्टीरिया दूसरे बंदे के मुंह के बैक्टीरियाज में ना चला जाए, और एक बंदा बीमार था तो दूसरा बंदा बीमार ना हो जाए। तो वो अल्ट्रा वायलेट क्लीनिंग कर रहे होते हैं। इसी तरह से ज्वेलरी भी अल्ट्रा वायलेट क्लीन कराते हैं। ये जो आजकल हमारी जो बच्चियां हैं ना, ये अभी घूम रही होंगी ज्वेलर्स के पास, कि उनकी ईद की जो सारी ज्वेलरी है वो क्लीन कर दें, तो वो अल्ट्रा वायलेट बाथ्स के अंदर सारी क्लीनिंग हो रही होती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के थ्रू उनको क्लीन कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक्सरेज क्या होते हैं भाई, एक्सरे कराते हैं। हमारे यहाँ तो नेशनल हॉबी है, कुछ भी मसला एक्सरे करा लो, जबकि एक्सरे नहीं कराना चाहिए। एक्सरे होता किस तरह से, कि एक्सरे बेसिकली हमारी बोन्स में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ये हमारी क्लास में भी आई थिंक डिस्कशन हुआ था। बोन्स में एब्जॉर्ब हो जाती हैं और हमारे टिश्यूज से पास हो जाती हैं। तो टिश्यू से पास हो जाती हैं, बोन्स में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो एक्सरे करवा सकते हैं हम। गैमा रेज बेसिकली कैंसर थेरेपी में यूज होती हैं, किडनी स्टोन्स के अंदर यूज होती हैं, आई ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। तो ये दो तीन चीजें इस लेसन में, छोटा सा लेसन है, बच्चे समझते हैं पता नहीं बड़ा खौफनाक किस्म का लेसन है, पता नहीं क्या है। तो वो आप परेशान नहीं हो, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए थी, ठीक है। तो ये तो जनरल सी मैंने आपके सामने एप्लीकेशन लिखी हैं। अच्छा, अब बच्चे क्योंकि माशाल्लाह काफी इंटेलिजेंट होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, कुछ एप्लीकेशन बना भी लेते हैं। जैसे रेडियो वेव्स की एक बच्चे ने मुझे एप्लीकेशन दी थी, कि सर दिस रेडियो वेव इज यूज्ड इन माय टॉय कार। तो भाई उसकी कोई गाड़ी होगी, बचपन में वो खेलता होगा तो उसको पता होगा कि टॉय कार के अंदर यूज होती है। तो देखें, रेडियो वेव्स की जो एप्लीकेशन आप खुद क्रिएट कर रहे हैं ना, मैंने आपसे वो नहीं मांगी है, क्योंकि हम कोई पीएचडी तो कर नहीं रहे हैं कि आप एक बड़े ऑथर हैं वो आप बोलेंगे जो वो एप्लीकेशन में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। तो सिलेबस से रेलेवेंट एप्लीकेशंस देनी है आपने, पता चले आपने लिख दिया कि भाई वो अल्ट्रा वायलेट की जो क्या कहते हैं एप्लीकेशन है, वो ये कि मैं अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज करता हूँ अपने गेम पीसी को लाइट अप करने के लिए। तो भाई ये होता होगा, आप करते होंगे, दुनिया में बहुत कुछ होता है। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें। एज ए सीआई एग्जामिनर मैंने आपको जो बोला है मैं आपसे वही याद करवाना चाहता हूँ। तो मैं ये आपके साथ नोट्स भी शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं आपको ये सिर्फ समझा रहा था कि यही चीज़ों का रट्टा लगा। ठीक है, यहाँ तक सबको बात समझ में आती है? नाइस। अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन में वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन में वो ये कहते हैं कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी। पूरी कहानी सुना दी उसने, उसके बाद उसने बोला ये बता दो साउंड क्या है। तो साउंड बेसिकली टाइप ऑफ वेव क्या है, तो भाई साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। दो ही तरह की वेव्स होती थी, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। वाटर क्या होता है, वाटर जो है वो ट्रांसवर्स वेव होता है, वाटर कभी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं हो सकता। अच्छा जी, साउंड में क्या होता है, पैरेलल डायरेक्शन होती है हमेशा, ये याद रखनी है हमें। पैरेलल टू, अब मैं वर्ड यहीं से बोरो कर रहा हूँ, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी।
ये हमेशा हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में होता है। और वाटर में आ जाए तो परपेंडिकुलर, ये वाला सेम सेंटेंस आ जाएगा वापस। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, अब आते हैं पार्ट बी में। अच्छा, मेरी क्लास अभी थोड़ी सी लंबी जाएगी आज, तो आप अपने साथ चाय पानी जो भी चीज़ें लेके बैठना है बैठें, ताकि हम आपका सारा सिलेबस का डर खत्म करके इंशाल्लाह ताला हो। ठीक है, मेरे पास आज टाइम ज़्यादा था, तो क्या कहते हैं, मैंने कहा आज आपके साथ हम बैठ के करते हैं। अच्छा जी, पैरेलल वाला पॉइंट थोड़ा एलैबोरेट करके समझा सकते हैं? बिल्कुल समझा सकते हैं। बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेस कर लिया कि हम ये यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे तो हम वहाँ पे है नहीं। तो हम बेसिकली कर ये सकते हैं कि हम आपको ये सिखा दें, बल्कि ना सिर्फ ये कि सिखा दें, बल्कि हम आपको ये दिखाई दें ना, तो आपको ये बेसिकली नज़र आ जाएगा कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव में पैरेलल वेव्स का कॉन्सेप्ट है क्या, या हम देना क्या चाहते हैं आपको। तो भाई लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो है ना, वो कुछ इस तरह की होती हैं। अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा सकूं, तो अब आपको मेरी स्क्रीन पे कुछ इमेजेस नज़र आ रहे होंगे। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं जो ट्रेवल करनी है। ये इसमें आपको कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपको ये दिखा सकूँ, तो ये स्प्रिंग के अंदर है, स्लिंकी के अंदर। तो जैसे वाइब्रेशन जा रही है, वैसे ही वेव भी जा रही है। और देखें, जैसे वाइब्रेशन जा रही है वैसे ही वेव भी जा रही है। ठीक है, ये साउंड बेसिकली ट्रैवल करता है। ये इस तरह से साउंड ट्रैवल कर रहे होते हैं। ये स्पीकर ऐसे, स्पीकर जो है ना, इस तरह की वेव्स बना रहा होता है। ये देखें, नज़र आ रही है आपको। तो हम जब बातें कर रहे होते हैं तो इस तरह की वेव्स हमें नज़र आ रही होती है। तो ये पैरेलल डायरेक्शन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो सिंपल वही होगी जो पानी की होगी। ठीक है, ठीक हो गई बात। तो वो आपको मेरा ख्याल है वो तो क्लियर ही होगा। तो उसको हम बात के लिए रख लेते हैं। अब आते हैं यहाँ पे वापस। अच्छा जी, देन अब पहले जरा इसको पढ़ लो, फिर हम देखते हैं कि आप क्या कहते हैं इसके बारे में। अच्छा, क्लास क्योंकि रिकॉर्डेड है तो आपको लिखने विखने की कोई ज़रूरत है नहीं, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपने लिखनी है तो लिख लें, ली आपको मसला नहीं। डिटरमिन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन एट 0.25 सेकंड। तो अब ये डिजिटल क्वेश्चन है, थोड़ा सा थोड़ी सी ख्वारी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो डिजिटल क्वेश्चन होता है। तो उसके अंदर ये होता है कि भाई क्या कहते हैं, ग्राफ डिजिटली रीड करना ना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो खैर एनीवेज, ट्राई करते हैं हम फिर भी कि हम ये ज़रा सही से फिगर आउट कर लें कि ये क्या चल रहा है, कहाँ से चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो बहरहाल, दिखाने के लिए सबसे पहले बनाते हैं ये जो है ना, ये इस वेव का सेंटर पॉइंट है। सही है। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको वो जिस तरह से दिखाता हूँ, यानी कि यहाँ से अगर हम शुरू करें तो ये यहाँ तक मैक्सिमम, बिल्कुल यहाँ से शुरू करें यहाँ तक ये। तो अब ये 1 से जा रहा है 1.3 तक। तो बेसिकली क्या होगी, एम्पलीट्यूड क्या होगा 1 से शुरू करके 1, तो 0.30 मीटर्स का एम्पलीट्यूड हुआ। एक में मार्क कर लिया इसका। इस लेंथ को हमने कह दिया सिंपल एम्पलीट्यूड। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं, तो हमें कम नज़र आ रहा है कि सर ये तो फर्स्ट वाला है, उसने 0.25 पे बोला है। तो 0.25 सेकेंड्स एग्जैक्टली मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे। ये यहाँ तक 0.5 था, ये है 0.25। क्योंकि यहाँ से शुरू करेंगे तो 0.25, 0.5, 0.751, इस तरह से ये जा रहा है। ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो वैल्यू यहाँ पे कहीं पे नजर आ रही है मुझे, वो 1.30 तो नहीं होगी, क्योंकि देखें आप गौर से ध्यान से देखें, 3 से थोड़ा नीचे है। लेकिन मैंने ये दे दी है, तो ये भी आंसर एक्सेप्टेबल होगा। अगर आप ये भी लिख दें ये भी एक्सेप्टेबल होगा। अगर आप ये भी लिख दें ये भी एक्सेप्टेबल। मैक्सिमम पॉसिबल जो भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है वेव की, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होती है वो तो जीरो होती है, ये होती है मिनिमम। ये तो जीरो। देखो कोई बात, ये बेटा एटीवी का क्वेश्चन ही थ्योरी का क्वेश्चन। अब वो आपसे कहता है पार्ट 2 में, डिस्क्राइब हाउ द ग्राफ शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज कांस्टेंट। हमें ग्राफ से ये कैसे समझ में आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। तो उसके लिए पहले ये याद करते हैं फ्रीक्वेंसी किस चीज का नाम था। तो फ्रीक्वेंसी वाज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। कितनी ऑसिलेशन है या कितनी वाइब्रेशन है 1 सेकेंड में। तो पहले ये देखते हैं कि ये हमें एविडेंस है कोई इसका ग्राफ के ऊपर। तो यहाँ से अगर हम शुरू करें यहाँ तक जाएं, तो यू सी वन वेव, वन वेव, 1 सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड। फिर यहाँ से शुरू करें यहाँ तक जाएं आगे, फिर भाई वन वेव है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड हो गए। तो समझने के एतबार से देखा जाए तो वन वेव 1 सेकेंड, वन वेव 1 सेकेंड, वन वेव 1 सेकेंड, आधी वेव आधा सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है ना थ्रू आउट। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे एक वेव थी
और यहाँ पे जनाब दो वेव्स हो गई या तीन वेव्स हो गई या यहाँ पे पांच वेव्स हो गई, ऐसा तो नहीं है। सब जगह पे एक एक वेव नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें ये बात लिखनी है एक बार। तो हम कैसे लिखेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे, हम लिखते हैं टाइम पीरियड, या बेसिकली टाइम इज 1 सेकेंड फॉर वन वेव थ्रू आउट द मोशन, या थ्रू आउट द ग्राफ। यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम जो है सेम। ठीक हो गई बात? बात समझ में आ गई है? अच्छी बात है, गुड, नाइस। चलते हैं थोड़ा सा रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं करेंगे हम कि सारे एक तरह के क्वेश्चन कर रहे हो, हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन टू में वो कहता है डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग। अब वो कहता है कि भाई आप ये बता दो कि किस तरह से जो है ना वो पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, या स्ट्रिंग के ऊपर क्या हिसाब किताब। तो वो बंदा है वो इसको यूं हिला रहा है, वो पार्टिकल्स जो है वो ऊपर नीचे जा रहे हैं। ठीक है, ऊपर नीचे जा रहे हैं। और बेसिकली जो वेव है वो इस तरह से जा रही है, ये लिखा हुआ है, मेंशन है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन जो कि 2 मार्क्स की मुझे देनी है, तो वो मैं कैसे दूँ? तो सिंपल सी बात, अब आपको मजे की बात मैं आपको समझाऊँ कितने आराम से आप 2 मार्क्स गिन सकते हैं। कर सकते हैं, हम लिखेंगे पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग या वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ एनर्जी। तो कोई जरूरत नहीं है अननेसेसरी डिटेल्स में जाने का, बहुत ज्यादा लिखने का। सिंपल है ये, इसी बात। अब वो आपसे कहता है वेवलेंथ निकालो। जब भी वेव के अंदर कोई भी क्वेश्चन होता है ना जिसमें वेवलेंथ निकालनी है, हमेशा यही फॉर्मूला यूज होता है। अगर ये यूज नहीं हो रहा होगा तो बेटा फिर ये यूज हो रहा होगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ पे डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ तो हमें ये निकालना है, तो अब देख लेते हैं कि क्या फॉर्मूला बनता है, V/F। वेव स्पीड दी हुई है इन्होंने, किसी चीज जगह पे बात की हुई है कि स्पीड क्या है वेवलेंथ क्या है, नहीं दी हुई। तो अब हमें ये देख के निकालना है। यानी कि अब आपको नजर आ रहा है ना ये गिवन है ना ये गिवन है। तो अब क्या करेंगे, अब आप देखें यहाँ से शुरू करते हैं। ये पूरी एक वेव हो गई, नहीं, ये हुई है एक वेव। यहाँ से शुरू करें, यहाँ तक जाएंगे, दिस इज वन कंप्लीट वेव। तो उन्होंने दिया हुआ है 0.5, 0.05, और फिर ये 0.25 है। तो फिर ये कितना होगा, ये कितना होगा फिर? तो ये इसका हाफ होगा। यानी कि इसको होना चाहिए अराउंड 0.25, है ना, 0.05 और 0.25, इसके बीच में होना चाहिए है 0.2। 0.2 के आगे यहाँ पे 0.45 है, तो इसको होना चाहिए 0.4, 0.40 मीटर। हम यहाँ पे ये लिख देते हैं 0.40 मीटर्स, ये लेंथ ऑफ वन वेव। अच्छा, अब अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, आप यहाँ से शुरू कर लें, यहाँ से आगे चले जाएं। 0.4, 0.45, 0.50, 0.65, 0.7। तो 0.4 से 0.7 तक जाएंगे तभी 0.40 ही आ रहा होगा। तो एक ही बात है, कैसे भी कर लें, कोई मसला ही नहीं है। 0.3 कैसे होगा, 0.4 होगा ना। 0.3 कैसे होगा, 0.25, उसके बाद ये 0.45 है ना, राइट। इसको 0.40 होना चाहिए ना भाईजान, इसको होना चाहिए 0.50, इसको होना चाहिए 0.75। ये ऐसे जा रहा होगा ना। ठीक हो गई बात, सही है, सेट है। आगे चलते हैं, स्पीड निकालनी है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, स्पीड गिवन है, तो अब यहाँ वो वाला फॉर्मूला यूज कर लें। F = V/λ। वी आपके पास है 2, लैम्डा आपने अभी थोड़ी देर पहले फिगर आउट किया है, वो कितना है, वो आपने रखा है 0.4। तो 2/0.4 कितना हो जाएगा, 2/0.4, 5। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो 5 हर्ट्ज आप लिख सकते हैं, आप 5.0 भी कर सकते हैं। On figure 4.1, draw the string at a time 0.10 seconds later than the time in figure 4.1। ये बड़े मजे का क्वेश्चन। पहले आप इसे समझेंगे ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है उसी फिगर पे वापस जाएं
और इतनी देर से इमेजिन करें कि इतने लेटर, दिस टाइम लेटर ऑन, व्हाट वुड यू सी, आपको क्या बना हुआ नजर आएगा कि अगर हम जो है वो इतनी देर बाद बनाए। तो क्योंकि आप क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे फिर ऊपर जाएंगे हम, तो पहले आप क्वेश्चन के नोट्स ले लें हमने बस। अगर मैं चले काम करता हूँ, जूम आउट करता हूँ सो दैट वी सी क्लियरली। हाँ, तो वो कहते हैं ऑन दिस फिगर you have to draw the string at a time 0.1 second later than the time in figure 4.1। तो क्वेश्चन सबसे पहले ये उठता है कि यार हमें टाइम पीरियड तो पता ही नहीं है इसका, तो ये टाइम किस तरह से क्या कर रहे हैं, फिगर आउट कर रहे हैं। तो देखिए फ्रीक्वेंसी आपने अभी निकाली थी, वो आई थी 5 हर्ट्ज। ठीक है, तो टाइम पीरियड होता है 1/f। तो अगर आप थोड़ी सी वर्किंग करें तो 1/5 करेंगे तो आपको पता चलेगा 0.2 सेकेंड्स है टाइम पीरियड। यानी कि एक कंप्लीट वेव को स्टार्ट और एंड होने में लग रहे हैं 0.2 सेकेंड। ठीक है भाई जान, एक कंप्लीट वेव को 0.2 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो अब वो कहते हैं कि ये जो भी टाइम में बनी हुई है, दे आर नॉट मेंशनिंग कि किस टाइम में बनी हुई है, जो भी टाइम में बनी हुई है, आप सिर्फ ये बताओ कि 0.1 सेकेंड लेटर में क्या होगा। तो देखो अगर 0.2 सेकेंड में पूरी एक वेव है, तो जनाब आली 0.1 सेकेंड में आधी वेव होगी ना। तो एक काम करते हैं, आधी वेव बनाना शुरू करते हैं। यानी कि 0.1 सेकेंड लेटर हमें क्या नजर आ रहा होगा, हमें नजर ये आ रहा होगा कि ये यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू हुई है, ये बजाय इसके ये यहाँ पे। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे तो 0.2 सेकेंड में फुल वेव थी। अब 0.1 सेकेंड यानी कि दिस इज 0 सेकेंड, राइट। दिस वुड बी 0.1 सेकेंड, तो ये यहाँ से शुरू हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, लाइक दिस। मजे की चीज है। जी बेटा, बिल्कुल ऐसे ही किया मैंने बयान। डन। अब आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है रिपल टैंक आर ऑफन यूज टू इलस्ट्रेट वेव मोशन, डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय वेव मोशन इन अ रिपल टैंक। वेव मोशन इन अ रिपल टैंक, ये हमें 2 मार्क्स के लिए बताना है। तो हम लिख सकते हैं कि रिपल टैंक बेसिकली क्या होता है, तो वो भी हमने देखा था, लेकिन हमने वो सही से मतलब नहीं देखा था। हम देख दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको फिजिक्स के हिसाब से रिपल टैंक नजर आ जाए। एक्चुअल में रिपल टैंक को जिस तरह की चीज होती है, ये आपको नजर आ रहा है सारी एग्जाम्पल है रिपल टैंक की, जिसमें हम वेव मोशन स्टडी कर रहे होते हैं। ये रिपल टैंक हो सकता है, ये रिपल टैंक हो सकता है, ये रिपल टैंक हो सकता है, कोई भी देख लें आप, रिपल टैंक के सारे किसी एक को थोड़ा सा बड़ा कर लें तो इसमें पानी भरा होता है। यहाँ पे एक ऑसिलेटर होता है, ये ऑसिलेट कर रहा होता है, तो नीचे हमें वेव्स बनती हुई नजर आ रही होती हैं, जिनको हम कहते हैं वेव फ्रंट्स। ठीक है, ये वेव फ्रंट्स होती हैं बेसिकली, जिनको हम कह रहे होते हैं, नीचे नजर आ रही होती हैं हमें। तो यू कैन वेरी मच क्लियरली सी कि ये सारे के सारे वेव फ्रंट्स। तो अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे हमें डिफाइन करवाना है यहाँ पे, तो हम कैसे डिफाइन कराएंगे। यहाँ आ जाते हैं वापस। सो वेव मोशन इन अ रिपल टैंक, तो waves are produced due to oscillations of the dipper। अब वो जो डिपर है वो सेंटर में भी हो सकता है और एक प्लैंक भी हो सकता है। ठीक है, एंड the pattern is observed on the screen। Describe wave motion, state what is meant by frequency। Okay, when describing wave motion, frequency is number of waves in a second, wavelength is length of one wave। ये हम बहुत बहुत दफा किए, दोबारा भी कर सकते हैं। डन हो गया। अब आते हैं आगे। अब वो आपसे कहता है कि रिफ्लेक्टेड पार्ट्स बनाए। देखिए ये हमने क्लास में करने की कोशिश की थी एक दफ़ा, और उस वक्त मैंने आपको कहा था कि ये बहुत आसान काम है और ये 3 मार्क्स के लिए देते हैं। तो वो कहते हैं इसको स्केच करो, ये जो वेव फ्रंट्स हैं, और सिर्फ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाओ।
तो अब पहले आप ये क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन में आपको दिखा रहे हैं वो वेव यूं आती है, इसे हिट करती है, तो जाहिर है अगर वो यूं आती है तो यूं ही जाएगी ना वापस। तो अब ये बनाते हैं फुल मेजरमेंट के साथ। तो सबसे पहले तो हमें रूलर चाहिए, बल्कि हमें सबसे पहले तो नॉर्मल चाहिए। तो हम नॉर्मल बनाते हैं एक, लेकिन हम एंगल एंगल मेजर नहीं करेंगे, हमने रूलर से लाइन ड्रॉ की है। हमने अंदाजा लगाया कि ये एंगल कितना होगा, ठीक है। जितना भी हो सिर्फ अंदाजा लगाना है, कोई मेजरमेंट जरूरी नहीं है, आंखें से देख के ना। अब रूलर रखेंगे और रूलर से देख के ना कि बस उतना ही लगे, ये इस तरह से उसको बना दे। ठीक हो गई बात। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड वेव। अब आते हैं कि हमें इसके साथ 90 डिग्रीज में, मैंने आपको सिखाया था कि ये बनाने हैं जो वेव फ्रंट्स बने हुए हैं, वो बना दे वेव फ्रंट्स आप। तो वेव फ्रंट्स यूं आए हैं तो वेव फ्रंट्स यूं चले जाएंगे। जैसे 90 डिग्रीज पे क्या होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चे बेचारे परेशान होते हैं। देखिए इसके साथ अभी आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, ये चीजें 90 डिग्रीज में, ये वाली लाइन, ठीक है, ये देखिए सारी 90 डिग्रीज में, बाकी सब लाइंस भूल गए, सिर्फ इनको देखो। राइट, ऐसे ही है। तो मैं इस तरह के, मैंने ये तो नहीं बनाना था, मैंने येलो वाले के साथ 90 डिग्री से बनाना है कुछ, क्योंकि वो मेरा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। ठीक है, मैं येलो वाले के साथ 90 डिग्रीज पे क्या बनाऊंगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या बनाऊँ। मैं ये बनाऊंगा, देखो ये येलो वाले के साथ देखिए 90 डिग्रीज पे। और मैंने आपको बताया था वेवलेंथ जितनी है उतनी रहेगी, चेंज नहीं होगी। येलो वाले के साथ इसका एंगल कितना है, 90 डिग्री, राइट। और इनका डिस्टेंस भी सेम है। अगर आपका दिल चाहे आप बहुत फारिग हैं, आप उसको इतना दूर ले जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। तीन मिनिमम बनाएंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमने ऐसे बनाया है। अच्छा, हम इसको यूं भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी स्ट्रेट ले जाएं आप, कोई मसला नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे बना लें, दोनों साइड पे बना सकते हैं, एक साइड पे बना दें तो भी चलेगा। ये सिर्फ सिंपल रूलर का काम है, नो डिटेल्स। जो एहतियात करनी है वो क्या, वो ये करनी है एहतियात कि ये जो एंगल है, ये देखिए अंदाजे से ये इसके बराबर, मेजरमेंट की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा 19-20 हो सकता है। दूसरा, जितना डिस्टेंस ये, उतना ही डिस्टेंस इनमें होना चाहिए। ठीक है, उतना ही डिस्टेंस इनमें, ज्यादा नहीं होना चाहिए जितना उसमें नहीं। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये मैंने थोड़ा सा ज्यादा बना दिया है। ठीक है ना, ये नजर आ रहा है ना आपको कि ये जितना डिस्टेंस है ये उससे थोड़ा बड़ा है। ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। तो आप जब रूलर से बनाएंगे अपने पास, तो मेक श्योर कि आप इसे सेम बनाएं। डन। चलिए आगे चलते हैं। ये हमने कर लिया है, तो इसको स्किप कर देते हैं। देखते हैं यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं। रिपल टैंक का क्वेश्चन है, तो वेवलेंथ निकालनी, वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो पहले आप जरा मुझे आंसर्स दो, 1-2 मिनट, मैं जरा पानी पी लूँ। तो वेवलेंथ निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए, वी अपॉन एफ, तो वेव स्पीड चाहिए, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी तो नज़र आ रही है क्लियरली, 3.6 हर्ट्ज। स्पीड चाहिए, अब स्पीड कैसे निकालेंगे, बस वो थोड़ा सा क्या कहते हैं आपको देखना है, बाकी तो कोई टेंशन ही नहीं है आपके लिए। तो अब देखें वो क्या कहता है। वो कहता है स्केल डायग्राम से, यानी कि ये मेजर करके बनाया गया उन्होंने। डीप वाटर से शैलो वाटर में जा रहे हैं, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर ऑन द डायग्राम रिप्रेजेंट 8 सेंटीमीटर इन दी रिपल टाइम, ये उन्होंने बनाया है, ठीक है। अब वो आपसे कहता है कि भाई ये 1.8 जो है ना वो सेंटीमीटर्स का स्केल है यहाँ पे बना, 1:8 का स्केल रेशो जो आप मैथ्स में करते हो सेम वही है। मुझे वेवलेंथ चाहिए। अब मैं डीप वाटर में वेवलेंथ कैसे निकालूं। तो अगर मैं से यहाँ से लेके यहाँ तक की बेटा लेंथ मेजर कर लूँ, यार मेरे पास स्केल था तो सही, कहाँ गया ये। अब ये आप मुझसे ज्यादा अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आपके पास तो वो होगा ना, रूलर होगा ये। अब ये लेंथ जितनी भी आए, मुझे नहीं पता कितनी आएगी, से ये आती है, मैं समझाने के लिए कह देता हूँ 6 सेंटीमीटर आती है, सही है, या 7 आती है, अंदाजे से मुझे इतनी लग रही है। अब आप गिने इसके बीच में कितनी वेव्स हैं टोटल। तो यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो वेवलेंथ होगी ना, ये लेंथ ऑफ वन वेव यही होती है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा सॉरी, 1 मिनट नहीं, ये वेव जनरेटर है ना, यहाँ से शुरू करेंगे।
तो सॉरी, ये तो वेव जनरेटर है, मुझे लगा ये वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट यहाँ है, ये रहा। पहला वेव फ्रंट ये है, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक जाएंगे और डिवाइड करेंगे 5 से, 6 से नहीं, 5 से डिवाइड करेंगे जितनी भी लेंथ होती है। तो अब ये लेंथ है, तो 1 2 3 4 नहीं, यहाँ से शुरू करेंगे ना भाई, 1 2 3 4 5, यहाँ से तो स्टार्ट करें ना, 0 1 2 3 4 5। तो डिवाइड विथ 5, वट एवर इट इज गोइंग टू बी द वेवलेंथ। तो अब आपको वेवलेंथ वहां से भी मिल जाएगी। ये एक चीज हो सकती है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को फिर आप रहने दें, इसको अभी हम यूज नहीं करते। हम बड़े आराम से निकाल लेंगे वेवलेंथ एज नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाई 5, जो भी आता है। ठीक हो गई बात। मीटर्स में आंसर देंगे हम, क्योंकि हमने मीटर्स में काम किया। हमने मीटर्स में काम किया, सेंटीमीटर्स में काम किया, सेंटीमीटर्स में काम किया भाई साहब। तो सेंटीमीटर्स में आंसर देंगे, मीटर्स में आंसर नहीं देंगे हम लोग। सेंटीमीटर लिखा हुआ है, हर जगह पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये क्योंकि इसलिए मैं आगे नहीं जा सकता, क्योंकि ये पेपर में जब कर रहे होंगे तब आपको पता होगा। स्पीड निकालने के लिए फिर आपको वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। एफ आपको उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई थी, 3.6 थी। लैम्डा आपने ऊपर निकाला होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई जनरल वेव प्रॉपर्टीज का डिस्कशन थोड़ा बहुत। ये सारी सेम वही क्वेश्चन है। अच्छा, ये मजे का क्वेश्चन लग रहा है, इसको देख लेते हैं। अब वो आपसे कहता है कि आप पहले तो पार्ट ए में बता दें एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, कि वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कितना है। पार्ट ए में आपको बताना है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, ये आपको बताना है। तो आप आई थिंक बड़े आराम से बता सकते हैं एम्पलीट्यूड। इस ग्राफ को देख के ये कितना है, 2 मिलीमीटर का। फिर वो आपसे कहता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज हाफ द वेवलेंथ। ठीक है, ये वेवलेंथ यहाँ से तो नहीं आपको पता चलेगी, क्योंकि ये टाइम का ग्राफ है। वेवलेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ये रही। ठीक है, ओके। ए और बी के बीच में हाफ वेवलेंथ है, ये इन्होंने कहा। कहते हैं ग्राफ टू शो हाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी वेरीज विद टाइम टी। तो अगर हमने यहाँ पे देखा है, तो ये तो ए है टाइम टी के हिसाब से, यानी कि ए जो है, जैसे जैसे ए वेव आगे जा रही है, वैसे वैसे ये इन्होंने बनाया है। उन्होंने कहा इसी ग्राफ के ऊपर आप बता दो बी, ये जो बी भाई हैं, ये बी भाई हैं, ये कैसे होंगे। तो आधी वेव का डिफरेंस है, तो सिंपल सी बात है, आधी वेव का अगर डिफरेंस है, तो ये जैसे ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो सिंपल है, दिस वुड बी बी, ये बी होगा। तो हम आप बी को शो करते थे यहाँ पे सेम हिसाब से, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा बी यू, ये आ रहा होगा बी, दिस वुड बी बी। ब्लैक वाला ये, रेड वाला B। आधी वेव का डिफरेंस। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी के लिए वेवलेंथ है, वेवलेंथ है, वेव स्पीड कहीं गिवन है। वेव स्पीड तो गिवन नहीं है, लेकिन टाइम पीरियड गिवन है, हाँ। ये कर सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाते हैं, दिस इज द टाइम फॉर वन वेव, 0.25 टू 0.5। तो टाइम हमें पता है एक वेव का कितना है, 0.50 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी होगी 1/t। तो 1/0.50 सेकेंड, जो भी आ जाए, 1/0.5 कितना आएगा, दिस वुड बी 2 हर्ट्ज। लैम्डा वेवलेंथ को कहते हैं बेटा जी ना। ठीक है, देखिए यहाँ तक ये बताएं, बात समझ में आती है सारी। Then distance between the center is 40 centimeters. Just determine the time taken by wavefront to travel from the center to the edge. अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड इट्स एज इज 40 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको टाइम ये बताना है कि आप पूरा, तो एस इज इक्वल्स टू वी टी आप यूज कर सकते हैं बेसिकली, तो आप ये कर सकते हैं यहाँ पे। तो टाइम होगा आपके पास, अगर आप यूज करते हैं एस इज इक्वल्स टू वी टी, तो टाइम होना चाहिए आपके पास एस अपॉन पी। ठीक है जी। तो बेसिकली एस क्या होगा, वेवलेंथ होगी। वेवलेंथ अभी आपने निकाली थी,
या नहीं निकाली थी वेवलेंथ? वेवलेंथ गिवन है ना 8 सेंटीमीटर, तो 0 सेंटीमीटर में रख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। 8.0 सेंटीमीटर। और स्पीड हमें पता चल जाएगी कैसे? हमें पता चलेगी, हाँ, डिस्टेंस हमें पता है और स्पीड हम निकाल सकते हैं। वैसे वैसे स्पीड के लिए हम क्या भी कर सकते हैं? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा यूज कर लें, तो स्पीड आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी हमने, 1/t करके जो भी आई थी। कितनी आई थी? 2 आई थी ना। और वेवलेंथ हमें दी हुई है 8, तो ये हो जाएगी 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ 16 रख दें, 8/16.5 सेकेंड्स। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, ये अब हमें रिफ्रैक्शन वेवफ्रंट बनाने को कह रहा है। तो वो कहता है कि भाई शैलो वाटर को वो जो है वो जा रहे हैं, और आप बता देंगे क्या होगा। तो पहले तो रिफ्लेक्शन, अच्छा रिफ्लेक्शन बनाने का कह रहा है। रिफ्लेक्शन बनाने का तो अभी हमने कर लिया कि रिफ्लेक्शन बनानी है हमें, यहाँ से बैरियर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप, आई थिंक आप कॉन्फिडेंट होंगे इसमें। तो सबसे पहले तो हमें नॉर्मल बनाना चाहिए, किसी एक को पकड़ ले, यहाँ पे नॉर्मल बना दें। ठीक है जी। तो अगर ये इस तरह से स्ट्राइक कर रहा है इस पे, तो समझाने के लिए ये पहले बनाओ। ठीक है? यहाँ नहीं आते, यहाँ बनाते हैं ये। तो ये यूं है बेसिकली नॉर्मल। ये है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट। तो जो रिफ्लेक्टेड होगा वो यूं आने वाला है। तो रिफ्लेक्टेड बना लें हम इसके साथ, लाइक दिस, गोज लाइक दिस, ऑल द वे लाइक दिस। अब इसके साथ आप 90 डिग्रीज पे वेव फ्रंट बना लें जैसे अभी हमने बनाए थे। और कोशिश करते हैं कि डिस्टेंस वाला मसला भी हल हो जाए। तो ये यूं बनना होगा, सेम डिस्टेंस से बनाने हैं। यूं जा रहे होंगे वेव फ्रंट्स। अब आपको मैं दिखाता चलूँ, अब मैंने कोशिश की है कि ये वाला एरर ना हो। ये डिस्टेंस सेम है, ये यूं जा रहा है। ठीक है। देन बी में कहता है फिगर 4.2 शोज द वेवफ्रंट्स अप्रोचिंग द शैलो वाटर अबव अ पीस ऑफ ग्लास। ये डीप है, ये शैलो है। शैलो में क्या होता है? तो ये याद रखना है कि देखें v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा है। तो शैलो में v कम होता है क्योंकि वेवलेंथ कम होती है। तो आप इसको वेवलेंथ को कम करके बना दें, अंदाजे से ऐसे वेवफ्रंट बना दें जिनकी वेवलेंथ डीप वाटर से कम हो। दैट इज इट बस। यानी कि ये वाला डिस्टेंस आपको कम करना है। देखें ये कम करें, और कुछ भी नहीं करना। वेव स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? वेव स्पीड स्लो हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती अनलेस के वेव ही खुद ब खुद चेंज हो जाए। तब तक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। सेक्शन 1 हमारा हो गया। सेक्शन बी में हमारे पास लेंसेज वगैरह नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्शन हमने कर लिया, रिफ्लेक्शन भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया हमने। लेंसेज पे जाते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये देखें लेंसेज का क्वेश्चन आ गया। तो इसमें वो ये कहता है कि फिगर 6.1 कहती है ड्रॉ रेज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट टू शो द लेंस फ्रॉम एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मार्क द इमेज क्लियरली। ड्रॉ रेज, अच्छा तो अब इसमें रूल्स आपको बताते चले हम। रूल्स बताते भी जाएंगे, यूज भी करते जाएंगे। सबसे पहले तो उन्होंने कहा फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये गिवन। तो आप एग्जाम में अपना रूलर रखेंगे यहाँ पे, 0 सेंटीमीटर उसका मार्क होगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का आपने मार्क करके ना यहाँ पे देखना है 3 कहाँ पे, वहां पे आपने बनाना है एफ। यहाँ पे भी आप रूलर रख के बना सकते हैं, 3 सेंटीमीटर का मार्क रख के एफ। दोनों साइड पे आपने एफ बनाना है। एफ वो पॉइंट होता है जो किसी भी लेंस का फोकस होता है। फोकस मतलब लाइट रेज जो है ना वहां पे मीट अप करते हैं, तो ये रूलर से आपने करना है। सबसे पहली चीज तो आप इसे समझें। ठीक है, डन। अब उसके बाद वो ये कहता है कि आपको इसके जो है ना वो लाइट रेज बनानी है। तो लाइट रेज बनाने के लिए देर इज वन रूल। रूल 1 ये कहता है कि लाइट रे पैरेलल, ठीक है, टू प्रिंसिपल एक्सेस पासेस थ्रू फोकस। अब मैं आपको समझाता भी जाऊंगा, साथ साथ करता भी जाऊंगा।
सेकेंड रूल ये कहता है कि लाइट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर स्टेस अनचेंज्ड। ये सिंपल से कुछ रूल है और कुछ भी नहीं करना। अब सबसे पहली चीज तो ये कि ऑप्टिकल सेंटर क्या बीमारी है सर, प्रिंसिपल एक्सेस किसे कहते हैं? तो ये जो एक्सेस हमेशा बना हुआ होता है ना, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। ऑप्टिकल सेंटर होता है लेंस का सेंटर, बिल्कुल सेंटर। ठीक है। तो अब लाइट रे उसने कहा बनानी है हमें ऑब्जेक्ट से, बना लेते हैं हम। तो पैरेलल लाइट रे बनाएंगे अगर लेंस के सेंटर तक, तो ये कहाँ तक जाएगी? क्या कहता है रूल? लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस पासेस थ्रू फोकस। जिसको आप कनेक्ट करेंगे फोकस से, फोकस ये रहा, एक्सटेंड कर दें इसे। ठीक है, रूल वन समझ में आ गया, रूल वन यूज कर लिया। सेकंड में वो ये कहता है कि लाइट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, दूसरी लाइट रे आप ले जाएं ऑप्टिकल सेंटर से, इट इज अनडेविएटेड, जैसी भी है ये वैसी ही जाएगी, मतलब ये सीधी जाती रहेगी। अब क्योंकि हम डिजिटल कर रहे हैं तो ये ऐसे हो रहा है। रियलिटी में अगर हम कर रहे होंगे पेपर के ऊपर तो ये यहाँ पे मीटअप कर जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा इसको रीड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये फोकस भी यहाँ पे नहीं होगा, ये फोकस भी थोड़ा नीचे होगा। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये फोकस होगा आपका यहाँ 3 सेंटीमीटर का, ये बना देता है। अब ये जो ब्लू वाली लाइट पे है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से। तो अब ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे कहीं ना कहीं इसी ग्रिड के ऊपर। अब आपने ध्यान से देखना है कि ये जो दोनों रूल्स आपने पढ़े हैं ये यूज हो रहे हैं यहाँ पे। दिस इज रूल वन, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस passes through focus, लाइट रे पासिंग, ये रूल नंबर टू है, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर स्टेज अंडर। यहाँ पे जाके ना अब इमेज बन रहा है ये इमेज बन रहा है। कहाँ पे इमेज बन रहा है? प्रिंसिपल एक्सेस को एक्सटेंड करते हैं, जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट करें ये इमेज बन रहा है। और हमेशा उल्टा इमेज बनता है लेंसेज से। दिस इज दी इमेज। ठीक है। तो इसके दो मार्क्स हैं। ऐसा अभी डिजिटली हम करें तो जाहिर है ना, मेरे पास रूलर है डिजिटल के मैं मेजरमेंट करूँ, जाहिर है आप भी नहीं कर रहे अभी। तो आपको ये लग रहा है कि ये ग्रिड के बाहर जा रहा है। ये कभी भी ग्रिड के बाहर नहीं जाएगा बेटा, ये ग्रिड के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो लेंस बड़ा आराम से हम मेजर कर सकते हैं। तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि ये क्या हो रहा है। इमेज इज मैग्नीफाइड, स्टेट वन अदर फीचर ऑफ द इमेज। इमेज मैग्नीफाइड है, कैसे पता चला? ये ऑब्जेक्ट का साइज था इतना सा, इतना बड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये इमेज का साइज। तो जाहिर है इमेज बड़ा ही है। एक और फीचर बता दें, इमेज इन्वर्टेड है। और फीचर क्या होता है? इमेज रियल भी है। ठीक है। अच्छा, मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैग्निफिकेशन हम कैलकुलेट करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज। तो अपना रूलर रखें, इसको मेजर करें, से ये आती है 5 सेंटीमीटर। इसको मेजर करें, से ये आती है 2.5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2.5 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन 2 आ गई। मैंने ये इमेजिनरी वैल्यूज ली हैं, जो भी आए, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये भी याद रखना। देखो कोई बात समझ में आती है? State the name of one optical device that produces a magnified image. तो मैग्नीफाइंग ग्लास, फोटोकॉपियर, ये सारे मैग्नीफाई कर सकते हैं। प्रोजेक्टर भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, वो भी मैग्नीफाई कर रहा होता है। तो कोई भी एक चीज इन तीनों में से आप लिख सकते हो। ठीक है। तो लेंसेज को पढ़ने का, पढ़ाने का इससे ज्यादा और कोई अच्छा तरीका नहीं है कि हम बाकायदा तौर पे उसको एक्सपीरियंस करें। ठीक है बेटा, ये समझ में आता है? एनी क्वेश्चन इन दिस? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कहता है कि ये लेंस है, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड हैज अ मैग्निफिकेशन ऑफ 4। डिफाइन द टर्म लीनियर मैग्निफिकेशन। तो अभी जो फॉर्मूला लिखा था, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। व्हाट इज meant बाय रियल इमेज? बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज।
अभी आपने देखा था कि जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही थी वहां पे हमने रियल इमेज बना। ठीक है। अब वो कहता है कि आप कंटिन्यू कर दें रे अंटिल इट मीट्स द इमेज। ये रे बनी हुई है, इसको कंटिन्यू कर दें सीधा, रूलर पकड़ें, इमेज से कनेक्ट कर दें, ये रहा इमेज, एक मार्क मिल गया। यूजिंग 4.1 डिटर्मिन दी फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ डिटर्मिन करना बड़ा ही आसान हो गया काम। आपको बताया गया था जहां से भी ये पास होगा वो फोकल लेंथ होगा। तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो येलो है, ये होगा फोकल लेंथ। तो अब इसे मेजर कर लें, इसको रूलर रख के उसकी वैल्यू लिख दें कितनी भी आ रही है, 1 सेंटीमीटर आ रही है, 1.5 सेंटीमीटर आ रही है, 2 सेंटीमीटर आ रही है, 2.5 आ रही है, जो भी आ रही है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। बट्टू को है। Draw another two rays from the top to show how to state how the image. ओके, नीचे भी लिखा हुआ है, दोबारा कर लेते हैं। वो कहते हैं दो और इमेज लाइट रेज बना दो। एक तो हमने ये बनाई थी, एक हम और बना देते हैं। वो जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो स्ट्रेट जाएगी। ध्यान से देखें, देखिए स्ट्रेट जा रही है ना, विदाउट एनी डेविएशन। और जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहीं पे ये बन रही है लाइट। दो, एक और बना देते, तीसरी ये बना देते, कोई मसला नहीं है। तो तीसरी कैसे बनाएंगे, ये सोचने वाली बात है वैसे। तो वो यहाँ से ले जाते हैं थोड़ी नीचे से, इसको फिर कनेक्ट कर दें इससे। कहीं पे भी नहीं जाएगी, जाएगी यहीं पे जहाँ पे ये है। ठीक है, जाके इसके टॉप पे लेगा। तो उसके बीच में जितनी जगह आप बनाते हैं ना रेस, उसमें आपको कहा तीन, दो बना दे, तीन बना, हमने बना दी, तीन बना दी। ठीक है। कोई ऐसे जिसमें टेंशन नहीं है। अच्छा, ये आ गया मजे की चीज, क्रिटिकल एंगल। अच्छा, मैं नहीं 5 मिनट नहीं, 4-5 मिनट की ब्रेक दे रहा हूँ मैं। तो फिर तुम लोग भी ब्रेक लो, आंखें बंद कर लो जरा, फिर इसको ठीक है। क्लास एंड नहीं हो रही, क्लास चल रही है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे रहा हूँ, 4-5 मिनट बाद मिलता है। Is the angle of incidence in optically denser medium for which angle of refraction is 90 degrees। अब वो आपसे कहता है कि भाई ये एक 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे लाइट रे जा रही है। फिगर 4.1, ड्रॉ द पार्ट टेकन बाई रे आफ्टर दे स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है। क्रिटिकल एंगल उन्होंने हमें बता दिया है कि वो है 49 डिग्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्रिटिकल एंगल है 49 डिग्रीज। यानी कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे लेस होगा तो फिर रिफ्रैक्शन होगी, अगर इससे मोर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो फिर रिफ्लेक्शन होगी, फिर रिफ्रैक्शन नहीं होगी। ये जहन में रखना बहुत जरूरी है। तो कर लेते हैं, देख लेते हैं भाई। 30 डिग्रीज ये रहा। तो 30 डिग्रीज का मतलब है 49 से तो कम है, तो रिफ्रैक्शन होगी। तो ये रही लाइट रे। यहाँ पे जाते हैं, इसको फॉलो करते हैं, हम बनाते हैं नॉर्मल, इधर बनाते हैं नॉर्मल। ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा मैथ्स का भी कॉन्सेप्ट यूज करवा देते हैं। ये 30 डिग्रीज होगा ना, अगर ये 30 डिग्री, तो ये 49 से कम है ना। तो अब लाइट रे रिफ्रैक्ट बाहर करेगी, इट गोज आउट। So whenever it moves from less dense to more dense medium, it bends towards. Whenever it is moved from more dense to less dense medium, it moves away. So this is how it goes. So basically इसको बाहर लेके जाना है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि कितने एंगल पे ये बाहर जाएगी। ठीक है ना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन नहीं है, तो बगैर मेजरमेंट के जस्ट सी बाय आई, दिस इज फार मोर बिगर देन दिस। ठीक है ना, नजर आ रहा है कि बड़ा बनाया हमने, दैट इज इनफ, कोई मसला नहीं है। मेजरमेंट करके बनानी ही नहीं। ठीक है। अब आते हैं 60 डिग्रीज और 90 डिग्रीज का क्या हाल होगा। तो वो दोनों रिफ्लेक्ट करेंगे, वो रिफ्रैक्ट नहीं करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बनाते हैं नॉर्मल। क्यों क्यों रिफ्लेक्ट कर रहे हैं भाई, वो इसलिए रिफ्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप देखिए कि क्या वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो उनका है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। आंसर इज बिल्कुल बड़ा है भाई। 49 डिग्रीज की लिमिट थी तो 60 पे जा चुका है, तो ये ऐसे ही वापस आ जाएगा। आंखों से देख के बनाना है, कोई मेजरमेंट नहीं करनी है कि पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ भी, कोई मतलब कोई टेंशन नहीं लेनी है। सो एज लॉन्ग एज यू सी के ये दोनों इक्वल है, दिस इज इट। ठीक है। थर्ड, ये तो बड़े मजे का फनी सा है। ये नॉर्मल बनाएंगे ऐसे ही बनेगा। तो ये ऐसे गया है तो भाई ये ऐसे ही वापस आ जाएगा। जस्ट ड्रॉ अ लाइन ऑन दिस, इट गोज ऑल द वे लाइक दिस। ठीक है।
समझ में आ गई, देख लो आराम से। अगर इसमें कोई डिस्कशन नीडेड है तो बता दो। कोशिश तो मैंने की है कि ये बिल्कुल क्लियर है। अच्छा है, तुम लोगों को बहुत फायदा हो जाएगा आज। तुम लोगों का मेजोरिटी मसला जो है ना, वो इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। और मेरे पास अब आगे फ्यूचर में टाइम होगा ना, तो मैं इस तरह के सेशन और भी रख लूँगा। तो उसमें यह है कि आप लोगों को बहुत अच्छी सपोर्ट हो जाएगी। कल क्योंकि बाकी लोगों की भी क्लासेस हैं, तो हमने भी रख ली है क्लासेस। तो कल इंशाल्लाह ताला रख लेंगे, कल भी देख लेंगे कि कौन आता है कौन नहीं आता। ठीक है। अगर बाकी लोग कैंसिल कर दे तो मुझे मैसेज कर देना, लेकिन अभी तो फिलहाल ये है कि मैं रखूंगा। अब वो आपसे कहता है कि भाई ये एक लॉन्ग साइटेड या शॉर्ट साइटेड है, ये जो हम लास्ट क्लास में बातें कर रहे थे, पहले देखते हैं कि क्या कहते हैं। अ पर्सन कैन फोकस क्लियरली ऑन ऑब्जेक्ट दैट आर फार अवे। इसका मतलब है कि वो लॉन्ग साइटेड है, उसको दूर की चीजें बिल्कुल सही नजर आती हैं, बट नियर ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लड। ठीक है। फिगर शोज थ्री रेज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन नियर ऑब्जेक्ट। ये नियर ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं, और अब आप देखें ये यूं जा रहे हैं। ठीक है। स्टेट द नेम ऑफ द डिफेक्ट। तो डिफेक्ट है लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेड हो गया ये, इसको दूर की चीजें नजर आ रही हैं, करीब की चीजें नजर नहीं आती। इसे कहते हैं हम हाइपर, नहीं, हाँ, हाइपर मेट्रोपिया। यस। व्हाट कॉजेज द इमेज टू बी ब्लर्ड। तो ये लेंस जो है ना, ये थोड़ा सा खराब हो गया है। ये अपनी जो इसकी कन्वर्जिंग सलाहियत है ना, कन्वर्ज मतलब इसको ये यहाँ पे रेटिना पे मीट कराना था, ये नहीं करा सकता। तो इसको याद रखने का एक और भी हैक है। एल है ना, तो यू राइट लेस। एल से ज्यादा लेस कन्वर्जिंग हो गया। एस लाइट रेस आर नॉट मीटिंग ऑन रेटिना, वी आर गोइंग फार बियॉन्ड रेटिना। यहाँ पे जाके कहीं पे मीट करनी है, यहीं पे मीट करना था हमको। ठीक है। आते हैं आगे। वो आपसे कहते हैं कि लेंस उसने डाला है कि जिससे करेक्ट करना है। अब करेक्ट करने के लिए क्या लगाना है भाई, कौन सा लेंस लगाना है, तो कन्वर्जिंग लेंस लगाना है। और लाइट रेज बना के दिखानी है। कन्वर्जिंग लेंस क्यों लगाना है, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस की ताकत कम हो गई थी ना, तो कन्वर्जिंग लेंस ही लगाएंगे ताकि ताकत बढ़ जाए। तो अब इसके आगे लेंस लगाना है, इससे बड़ा नहीं लगाना है ना, थोड़ा छोटा ही लगाना है। तो ये लगाते हैं। तो लाइट रेज इसके बाद जाएंगी, और अब इससे कन्वर्ज होकर निकलेंगी, और अब ये यहाँ पे आगे आराम से मीटअप कर जाएंगे। ये सब आपने स्केल से करना है। मैं भी ऐसे कर रहा हूँ, अब मैं आपको स्केल से करके दिखाता हूँ ये। ओवल टाइप की चीज बन जाएगी ना। ये बन जाएगा लेंस। ठीक है। और जो सीधी जा रही है लाइट है, उसको तो सीधी लेना है सबसे पहले। ठीक है। बाकी ये वाली जो लाइट पे, इसको स्ट्राइक करा दें ऐसे, ये भी इसको ऐसे ले जाएं। इसके बाद इनको रूलर से ऐसे ले जाएं, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे। ठीक है। फिर पार्ट 5 में वही आ गया, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय क्रिटिकल एंगल। वो तो हमने कर लिया अभी। तो ये तो उसमें तो कोई ऐसा टेंशन है नहीं जो हमारी कम हो। हमने कर लिया। देखते हैं और लेंसेज का क्या रहता है। अच्छा जी, ये क्या कहता है, ये कहता है डायमंड्स आर अट्रैक्टिव बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट लाइट। ठीक है, ओके, नाइस। डायमंड्स आर नॉट बेसिकली अट्रैक्टिव फॉर दिस, दे आर अट्रैक्टिव बिकॉज दे कॉस्ट अस मनी। कैलकुलेट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो क्रिटिकल एंगल उन्होंने दे दिया, फॉर्मूला क्रिटिकल एंगल का होता है 1/sin c। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के आपको मैंने कितने फार्मूला बताए थे, मैं आपको बताता हूँ। एक फार्मूला था साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मैंने स्पीड ऑफ लाइट बोला है, लेकिन लिखा नहीं है जगह की वजह से। और फिर मैं लिख रहा हूँ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो तीन फार्मूला है, फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3। तो अब देखें यही यूज हो सकता है क्योंकि एक ही चीज पता है, तो 1/sin24 लिख दें, कैलकुलेटर में डालें। 1/sin24।
तो 2.458 आंसर आ रहा है, 2.458 आ रहा है। आप उसे राउंड करके 2.5 लिख सकते हैं, आपको यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। अच्छा जी, इसके बाद वो कहता है कि क्या कहता है, फिगर 6.1 shows two diamonds of different shapes। ठीक है, ऑन फिगर 6.1 कंटिन्यू दी पाथ। तो क्रिटिकल एंगल है 24, तो 70 है। तो ये 70 पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, और ये 45 पे स्ट्राइक कर रहा है। अच्छा ओके, तो हमें इसको वापस लेके जाना है, इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखानी है इसकी। राइट, तो अगर ये ऐसे इंसिडेंट है, नहीं ये वाला एंगल है ना 70 डिग्रीज, सो इट गोज ऑल द वे लाइक दिस। ये आसान है, goes all the way like this, goes all the way like this, up, this goes all the way like this goes all the way like this, up। ये जाएंगे दोनों। अब ये ऐसा क्यों होगा सवाल, जवाब है इसके भाई, ये 70 डिग्रीज इज फार मोर ग्रेटर देन 24। ठीक है ना, तो ये सबसे पहले तो इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप देखें, जो बेसिक एंगल है यहाँ पे हमने बनाया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो हमने थोड़ा टाइम बचाते हुए नॉर्मल बनाया होगा यहाँ पे यूं। तो ये एंगल कितना होगा, 20 डिग्रीज होगा। तो भाई ये भी एंगल 20 डिग्रीज ही होगा ना। तो बजाय इसके कि ये सब कुछ करता मैं, मैंने कहा यार ये एक पैरेलल लाइन है, इसके साथ 90 डिग्री बनाते हैं, तो ये 70 पे ही होगा। तो ये यहाँ जाएगा, फिर वही पूरा मैजिक करने से बेहतर था कि ये मैं मेजर करता, ये मैंने डायरेक्ट ये काम किया। तो ये आप डायमंड के साथ कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं। वो कोई बात, डायमंड के साथ आप हमेशा ऐसा कर सकते हैं। तो ये इसी तरह से यहाँ पे भी गेम हो गया। मैं आपको दिखाऊँ फिर भी, तो ये 45 होगा अगर नॉर्मल बनाते हैं, फिर हम ये 45 पे बनाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ आते फिर ये पूरा ड्रामा करते 40, तो इससे बेहतर था कि हम डायरेक्ट ऐसे ही बना दें, तो कोई मसला नहीं। ठीक है, डायमंड के अंदर हमेशा आप ऐसे बना सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ठीक है ओके, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर लो, इंसिडेंट एंगल निकालना है, इंसिडेंट एंगल ये होगा। तो दिस इज 35, सो दिस शुड बी पूरा 90। तो दिस शुड बी 90 माइनस 35, 55 डिग्री होगा ये वाला एंगल। तो इंसिडेंस कौन सा होगा इसमें, ये वाला होगा। रिफ्रैक्टेड कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो साइन 55 अपॉन साइन 33। तो साइन 55 डिवाइडेड बाय साइन 33। मेरा आंसर आ रहा है 1.504। तो आप इसको 1.5 लिख सकते हो। ठीक है, पार्ट ए में। बेटा क्लास शहरी तक चला लेना, कोई मसला थोड़ी है, अच्छा ही लग रहा है ना। स्टेट वन कंडीशन नेसेसरी फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू अगर, तो क्या है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ये भी लिख सकते हैं। कॉन्फिगर 7.1 कंटिन्यू कर दें राइट पे। चलो भाई कंटिन्यू करने चलते हैं उसको, 7.1 को कंटिन्यू करते हैं, कोई मसला नहीं है। कर लो कंटिन्यू, यहाँ आ गए। तो अब इसलिए मैंने आपको सिखाया था कि अब जब इमर्ज करेंगे आप, तो इमर्ज करेंगे बिल्कुल पैरेलल। तो आपने क्या करना है, आपने एक रूलर लेना है और आपने उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, यूं बोलो ना, यूं। ये, तो ये अब आप इरेज कर दें पीछे से बेशक, तो ये नॉर्मल बन जाएगा आपका। ठीक है, तो आपने देखना है कि ये वाला जो लाइट पे का पार्ट है, दिस पार्ट इज एक्चुअली पैरेलल टू दिस। ठीक है, ये पैरेलल होने चाहिए, इसको कहते हैं इमर्जेंट रे। ये मैंने आपको बताया भी था, देखा भी था। ठीक है, अच्छा जी। अब क्या कहता है वो, फोकल लेंथ डिटर्मिन कर दें। और इस पे कुछ बना हुआ नहीं है, इस पे इमेज बना हुआ है, ठीक है कोई मसला नहीं है। फोकल लेंथ 2.4 सेंटीमीटर दी हुई, स्क्रीन है 7.2 सेंटीमीटर अवे, तो हमें यहाँ पे रखना है।
हमें 2.4 सेंटीमीटर का रूलर से मार्क करना है। मार्क कर लेते हैं दोनों साइड्स पे। स्क्रीन है 7.2। यहाँ पे स्क्रीन है, उन्होंने बना के दी हुई है कि ये पूरा डिस्टेंस है 7.2। ठीक है, क्या करें भाई? डिटर्मिन तो कर लेंगे, इन्वर्टेड इमेज ही बन रहा है, सही है। आगे तो बताओ, करना क्या है? लाइट रेस का क्या करना है ये बताओ। तो अगर 6.1 मार्क, तो वो हम बना देंगे मेजर करके। वो तो मैंने बना दिया। 2.4 सेंटीमीटर आपने लेंथ मेजर करनी है बेटा। बेसिकली रूलर उठाना है, 0 सेंटीमीटर यहाँ रखना है, जहाँ पे भी 2.4 सेंटीमीटर है वहाँ पे ये मार्क कर देना है दोनों साइड पे, इधर भी और उधर भी। तो इसका तो आपको एक मार्क मिल गया आराम से। उसके बाद वो क्या कहता है? द पॉइंट है द टिप ऑफ द इमेज, ड्रॉ द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं है। हमें इमेज बना ली, हमें ऑब्जेक्ट बनाने का कह रहा है वो। तो भाईजान अगर ये हमारा इमेज है, तो इमेज के टॉप से ऑब्जेक्ट के टॉप तक जहाँ तक भी जाएगा स्ट्रेट जाएगा ना, अनडेविएटेड जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। दूसरी लाइट रे जाएगी ये ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पे, तो फोकस से फिर ये पैरेलल जाएगी। तो जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट करेंगे, ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट। समझ आया आपने हमने कैसे बनाया? हमने पहले ये लाइन बनाई स्ट्रेट, फिर दूसरी लाइन बनाई हमने फोकस जो मार्क किया था, फोकस को ले गए हम यहाँ तक लेंस तक, उसके बाद इसको पैरेलल कर दिया। तो ये रूल 1 हो गया। whenever light is parallel it passes through focus, and this is rule 2। ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। डिटरमिन द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द कैंडल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस। तो डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस, तो स्क्रीन कितना दूर है भाई फोकल लेंथ से? स्क्रीन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस तो 7.2 सेंटीमीटर दूर है ना, सीधी सी बात है। अच्छा नहीं, कैंडल की बात कर रहा है, इमेज की बात नहीं कर रहा, कैंडल की। सही से सोच, ये वाली बात। ये लेंथ आपको मेजर करनी होगा, कितना भी है ये। रूलर रखें, इसको मेजर कर लें आप, जो भी आ रही है डिस्टेंस कैंडल तक का, क्योंकि वो इमेज है कैंडल का। कैंडल तो ये है, तो ये आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब आई थिंक ये वाले क्वेश्चन भी आपने कर लिए हैं। ये लेंस का एक और उठा लेते हैं, कर लेते हैं। तो वो कहता है बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज स्ट्राइक्स अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2.8। ठीक है, ओके। क्या करें? विथ ऑफ द बीम बिफोर इट रीचेज द लेंस इज 1 विच चेंजेस on the side. Straight a distance from the lens where the width of the beam is less than 1.7 cm। ओके ओके ओके। तो सबसे पहले तो कन्वर्जिंग लेंस बनाते हैं। ठीक है, ये बना लिया कन्वर्जिंग लेंस। अब वो कहता है फोकल लेंथ 2.8 सेंटीमीटर है, ये बना लेते हैं। अब वो कहता है विद ऑफ द बीम बिफोर इट रीचेज द लेंस इज 1, यानी कि एक लाइट बीम आ रही है, जब वो लेंस के पहले यानी कि लेंस को स्ट्राइक करेगी, तो ये उनके जो बीच की विड्थ है ना, ये है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या करें? वे चेंजेस ऑन दी अदर साइड, ऑब्वियस ही बात है, अब ये कन्वर्ज होंगे यहाँ पे आके। लाइट रेस कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये मीट करेंगे यहाँ, तो कमी होगी। स्ट्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस वेयर द विड्थ ऑफ द बीम इज लेस देन 1 से काम इधर ही होगी। तो ये डिस्टेंस 0 से 2.8 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर, हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 2.8, उसके बीच में ये सही है। मोर देन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा कहाँ होगी? तो अगर आप इसको एक्सटेंड कर देंगे, तो इसके बाद जो है ना, ये अब डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब आप इसको 3 सेंटीमीटर कर दें, 4 सेंटीमीटर कर दें, तो एनी वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 2.8 सेंटीमीटर इज एक्सेप्टेबल। ठीक हो गई बात? कैसा, मजा आ रहा है? चक्कर आ रहे हैं? जाग रहे हैं, सो रहे हैं? जिंदा है? नहीं सर। हाँ, सुनो मैं। चले खैर, ये तो क्वेश्चन याद हो जाएंगे ना कम से कम। अच्छा, इसमें वो क्या कहता है? 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कर लेते हैं ओके। कन्वर्जिंग लेंस है, 2.8 सेंटीमीटर है, सही है, फाइन। क्या करें? फिगर 6.1, ड्रॉ दी पाथ ऑफ टू रेज आफ्टर लेंस। तो भाई फोकल लेंथ बनानी है सबसे पहले तो। यहाँ पे रूलर रखा, ठीक है, 2.8। अब उन्होंने ये स्केल दिया हुआ है 1, 2 और 0.8, यहाँ तक होगा 2.8। ये एफ। फिर बाद क्या करना है भाई? लाइट रेस को बनाना है, तो लाइट रेस को कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से स्ट्रेट यहाँ जाएगी। ठीक है जी, और ये वाली जैसे आई है वैसे जाती रहेगी। कंटिन्यू कर दिया हमने भाई, खत्म। मीट करें नहीं करें, इमेज इज मोर देन 11 सेंटीमीटर, नजर आ रहा है भाई, नजर आ रहा है, इमेज बहुत दूर जा रहा है।
तो 2.8 तो ये था, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आप इसको एक्सप्लेन कर दें कि लाइट रेज आर नॉट intersecting in the given ग्रिड अराउंड 11 सेंटीमीटर की है, तो उसके अंदर कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करती। तो जहाँ पे भी जाके, कश्मीर में जाके इंटरसेक्ट करेंगी या कहीं पे भी जाके करेंगी, तो वहां पे जाके इमेज बनेगा, और इमेज ऐसा होगा, हाईली मैग्नीफाइड। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। हम इसको 2 मार्क्स बड़े आराम से मिल जाएंगे, हमें इसमें परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। अब ये बना हुआ एक, हाँ, ये मैं करवाना चाह रहा था, ये मैग्नीफाइंग ग्लास का क्वेश्चन है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो देखें वो क्या कहता है। वो कहता है लेंस मैग्निफिकेशन 3 है, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या करना है भाई, लीनियर मैग्निफिकेशन बता दें, टाइप ऑफ द लेंस। तो सबसे पहले तो ये स्टैम्प है, ये उसका इमेज है, तो ये मैग्निफिकेशन हुई, इतना बड़ा हुआ है। तो जब भी हम इस लेंस की बात करेंगे ना, ये हमेशा कन्वर्जिंग लेंस करता है, ठीक है। तो ये आप लीनियर मैग्निफिकेशन वही रेशियो है, एच ओ आप होना चाहिए। ये तो हम नहीं कराना चाह रहे, मैं चाहता हूँ कि वो आपको बोले कि डायग्राम बनाओ, हाँ ये डायग्राम बनाओ। उसने आपको कोई वैल्यू भी नहीं दी है, ये मजे की चीज। तो कोई मसला ही नहीं है। देखो पूरा प्रोसेस विदाउट एनी वैल्यू हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये लाइट वेज आती है, ये पैरेलल है ना, ये कहीं ना कहीं जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। तो पहले तो एक काम करते हैं, जो ऑप्टिकल सेंटर वाली है ना उसको सीधा ले जाते हैं, टॉप से कहीं पे ले जाए दूर तक, ये देखें चली गई। ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के टॉप से ऑप्टिकल सेंटर थ्रू हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इसका इमेज ये बन रहा है, तो ये लाइट से कनेक्ट कर देते हैं बैक पे इमेज तक, तो ये सीधी हो गई। दूसरा, अब ये क्या बन रहा है, और दूसरी लाइट पे कहाँ से आएगी हमें। दूसरी लाइट पे अब वैसे तो हमारी इस साइड पे बनता है, क्योंकि इमेज राइट साइड पे होता है, ये हमारा क्योंकि वर्चुअल इमेज है, तो ये लेफ्ट साइड पे। तो इसके लिए हमें ये करना है, हमें इसको कनेक्ट करना है ऐसे। ये मजे की चीज देखिए, मैं इमेज के साइड से जा रहा हूँ, और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ अपनी वो जो पैरेलल लाइट पे है ना स्टैम्प की, उसको यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, मैं इसको कनेक्ट करना चाह रहा था इससे। तो खुद ब खुद ऑप्टिकल सेंटर फोकल लेंथ अलाइन हो गई, ये फोकस बन गया, ये ऑप्टिकल सेंटर बन गया, ये हमारा इमेज बन गया। तो ये लाइट रेज बेसिकली तो डाइवर्ज कर रही हैं, हम इसे कहते हैं डाइवर्जिंग। लेकिन अगर आप इसे बैक एंड पे एक्सट्रापोलेट करें, यानी कि ये इधर तो आगे जा रही है, तो ये सारी जिंदगी दूर जाती रहेंगी। लेकिन अगर हम पीछे जाएं, तो ये यहाँ पे मीटअप कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज वेयर अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। ये वर्चुअल इमेज का एक ही केस होता है, और एग्जैक्टली इसी तरह का क्वेश्चन आता है। तो डोंट यू हैव टू वरी अबाउट कि और क्या हो जाएगा, भाई यही होता है। तो ये एक आपने कर लिया, तो यू आर गुड टू गो विद दिस, इसमें कोई अब टेंशन नहीं, ठीक है। इसके आपको मिल गए 3 मार्क्स। तो एंड करते हैं क्लास को, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, कल भी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे, और कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं, कल भी कुछ ना कुछ पढ़ा लेंगे। क्या ख्याल है, कल रेडियो एक्टिविटी बढ़ा देंगे, वर्क एनर्जी पावर बढ़ा देंगे, छोटी छोटी चीजें पढ़ा देंगे जो भी मिलेंगी। और इस तरह की क्लासेस में रख लूंगा आप लोगों को, तो बेटा आप ज्वाइन कर लेना प्लीज, ताकि आप लोगों को कोई भी देखो फायदा होगा इसका। घर में बैठ के टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि आप क्लासेस जाएं, ठीक है। चलिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, अल्लाह हाफिज़। जी जी, सही है, ठीक है, डन।